Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM Academy क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री और देख रहे हैं चैप्टर नंबर 12। हम देख रहे हैं सिलेबस ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा है बट इम्पॉर्टेंट है। इसका आज लेक्चर नंबर 4 है। आज के लेक्चर में हमें देखना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है। तो इन दोनों को हम जान लेंगे। फिजिकल स्टेट पे डिपेंड होता है ये। उसके साथ साथ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, जिसे केसी से क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे भी हम डिटेल में जानेंगे। तो आज का छोटा सा लेक्चर है बट इम्पॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया विथ VM एकेडमी नासिक। हमें देखना है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनस इक्विलिब्रिया। होमो मतलब सेम, हेट्रो मतलब डिफरेंट, इतना तो हमें पता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे। तो इन होमोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन सेम फेज। इनका जो फिजिकल स्टेट होता है या फिर जो फेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल है ट्वाइस ऑफ HI। ये कौन से फेज में, गैसियस फेज में इक्विलिब्रिया होना ज़रूरी है। ओके, उसके बाद H2 इसका प्रोडक्ट है, वो भी गैसियस फेज में। I2 इसका प्रोडक्ट है, वो भी गैसियस फेज में। ऑब्जर्व करो, ये तीनों भी है, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट या फिर फेज सेम है। तो इनको क्या कहेंगे हम, होमोजीनियस। तो होमोजीनियस मतलब जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, होमोजीनियस फेज कहा जाएगा। तो दोनों का फिजिकल स्टेट क्या होगा, सेम होगा। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। मतलब ओवरऑल रिएक्शन में जब आपको सब फेज एक जैसा दिखेगा तो समझ लेना है कि किसका एग्जाम्पल है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल है। सेकंड हमें देखना है हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या होंगे, डिफरेंट फेज में होंगे, डिफरेंट फिजिकल स्टेट में होंगे, उनको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। कैसे, देखो एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारे पास है NH3 गैस के फॉर्म में, HCl गैस के फॉर्म में, और यहाँ पे ये जो दोनों मिलके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वो है NH4Cl जो कि सॉलिड स्टेट में। तो देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो चुका है, फिजिकल स्टेट चेंज हो चुका है। तो इसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। और एक एग्जाम्पल, जैसे C2H5OH है, ये लिक्विड स्टेट में इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है C2H5OH गैसियस स्टेट में। तो इनका भी दोनों का देखो फिजिकल स्टेट क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का डिफरेंट है। तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। फिजिकल स्टेट सेम तो होमोजीनियस, सबका फिजिकल स्टेट अगर चेंज होता है तो क्या होगा, हेट्रोजीनस। तो इन दोनों बातों को याद रखना। एक क्वेश्चन है, जस्ट टेक्स्ट बुक ओपन करो, उस पर देखो, जस्ट थिंक करके, पेज नंबर है 181 पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा है, मैं पढ़ रही हूँ। टू प्रोसेसेस विच आर टेकिंग प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन आर इन इक्विलिब्रियम। तो दो प्रोसेस है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहे इक्विलिब्रियम। हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम। मतलब शॉर्ट में हमें क्या करना है, हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम के लिए क्या करना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का इक्वेशन लिखना है। तो चलो देखते हैं कि इक्विलिब्रियम इन सिस्टम हैविंग मोर देन वन फेज, तो उसे क्या कहा जाता है, हेट्रोजीनस। तो हम एग्जांपल लेते हैं, अभी जो एग्जांपल लिया था C2H5OH, ये लिक्विड स्टेट में, ये क्या कर रहा है, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है C2H5OH, ये गैसियस स्टेट में। तो ये हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है। ऑलरेडी ये एग्जाम्पल भी हम देख चुके। इस रिएक्शन के लिए अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कौन है, C2H5OH, इसका कॉन्सेंट्रेशन ये कौन से स्टेज में, गैसियस स्टेज में। एंड C2H5OH, इन दोनों को कैंसिल नहीं करना है, हाँ, नहीं तो आप कैंसिल करके 1 लिख दोगे, कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि इसका गैस फेज है, इसका क्या है, लिक्विड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बट किसी भी लिक्विड और सॉलिड फेज के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड फेज का
या फिर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है लिक्विड फेज का हमेशा कितना होता है, 1 होता है। याद रखना, ये कहीं तो लिख लो। तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C2H5OH इतना ही रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, क्योंकि ये कौन से फॉर्म में, लिक्विड। तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमेशा 1 एज्यूम करना है, या उसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन में लिखना ही नहीं। ये आप जो लिखोगे, ये जो फार्मूला लिखते हो उसमें ऐड ही नहीं करना है, या फिर 1 कंसिडर करना है। तो यहाँ पे C2H5 लिक्विड का अगर 1 हुआ तो Kc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C2H5OH, वो भी गैस फेज में। तो यहाँ पे क्या पता चलता है, एट एनी गिवन टेम्परेचर डेंसिटी इज कांस्टेंट। तो डेंसिटी किसी भी टेम्परेचर में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये अमाउंट ऑफ लिक्विड के लिए भी कांस्टेंट होगी, इसीलिए ये क्या होता है, यहाँ पे हमेशा इसकी वैल्यू क्या पकड़ी जाती है, कांस्टेंट पकड़ी जाती है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल देखो, हमारे पास एग्जांपल है I2 जो कि सॉलिड फॉर्म में है, और ये कन्वर्ट हो रहा है I2 गैसेस फॉर्म में। ओके, बीच में इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे Kc पहले हम क्या लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 प्रोडक्ट गैसियस स्टेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट सॉलिड स्टेट। बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट सॉलिड स्टेट कितना होगा, 1 होगा। तो Kc कितना होगा इसका, ओनली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 एट गैस फेज। तो इतना ही आएगा, क्योंकि ये सॉलिड फेज में था, तो इसका हमेशा Kc ये क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसिडर करना है। तो सॉलिड और लिक्विड को क्या करना है, 1 कंसिडर करना है। या फिर याद रखो, जब आप इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखोगे तो सॉलिड और लिक्विड को ऐड ही नहीं करना है, तो उसे कंसिडर नहीं करना है। तो यहाँ से हमें पता चलता है इस एक्सप्रेशन से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट कंटेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, ये कॉन्सेंट्रेशन सॉलिड का कंसिडर नहीं करता, एंड द प्योर लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिक्विड का भी ये कंसिडर नहीं करता। ये क्यों हो रहा है ऐसा, बिकॉज प्योर लिक्विड और सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन इनका क्या होता है, इनके डेंसिटी पे डिपेंड होता है। डेंसिटी तो कभी चेंज ही नहीं होती, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो तो भी डेंसिटी चेंज नहीं होती। मतलब यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे ये हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम का जब भी हम लिखते हैं तो यहाँ पे क्या है, हमें किसको कंसिडर करना है, ओनली गैस फेज को कंसिडर करना है और एक्वियस फेज को कंसिडर करना है। Kc के इक्वेशन में हम सॉलिड और लिक्विड फेज को कंसिडर नहीं करेंगे। याद रखो, जब भी आप Kc के लिए ये लिखोगे फॉर्मूला, तब आप गैस और एक्वियस आपके रिएक्शन में देखना है, जितने टर्म गैसियस स्टेट में, जितने टर्म एक्वियस स्टेट में, आपको सिर्फ उनको कंसिडर करना है। अगर आपके सब्सटेंस की स्टेट सॉलिड है या फिर लिक्विड है, तो आप उसे 1 कंसिडर करोगे और इक्वेशन में लिखोगे ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसकी जगह 1 डालना है और वापस उसे कैंसिल करना है, तो अच्छा है उसे इक्वेशन में लिखो ही मत। ओके, तो ये याद रखना है। तो चलो इस पे और एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, द यूनिट Kc इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन। तो यूनिट देखो, अभी यूनिट पे बात हो रही है, तो Kc के हमें यूनिट देखने, तो यूनिट डिफरेंट होते हैं। तो हमें बताना है इस स्टेटमेंट को कि Kc जो होता है, Kc के यूनिट अलग अलग जगह पे अलग अलग होते हैं। Kc क्या होता है, Kc होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके यूनिट पे बात कर रहे हैं कि इसके यूनिट क्या होते हैं, डिफरेंट होते। तो ऐसा क्यों है, तो देखो, द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन एक्सप्रेशन ऑफ Kc। Kc का एक्सप्रेशन आप कैसे लिख रहे हो, उस पर ये यूनिट क्या होते, डिपेंड होते। तो ये Kc का इक्वेशन हम अलग अलग लिखते हैं, तो उसके यूनिट भी अलग अलग हो जाएंगे। तो इसके यूनिट किस पे डिपेंड होंगे, डिपेंड्स ऑन रिएक्शन या फिर प्रोसेस भी कह सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, H2 गैस है, ओके, प्लस I2 गैस है, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं रिवर्सिबल प्रोसेस में, ट्वाइस ऑफ HI गैस में कन्वर्ट हो रहे। ओके, Kc क्या हो जाएगा, Kc होगा यहाँ पे HI स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये स्क्वायर होता है। लास्ट लेक्चर देखना ज़रूरी, इसलिए इसके लेक्चर सीक्वेंस से देखो तभी समझ में आएंगे। इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा क्या हो जाते हैं, उनके पावर बन जाते हैं, उनके मतलब रेस टू लिखे जाते हैं।
ओके, अभी हम इनके यूनिट लिखेंगे। तो यहाँ इसका यूनिट क्या था, मोल पर डीएम क्यूब। इसका तो स्क्वायर हो गया ना, नीचे क्या आएगा, मोल डीएम क्यूब, और इसका भी क्या होगा, मोल डीएम क्यूब। तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो केसी फॉर दिस रिएक्शन नो यूनिट, फॉर दिस रिएक्शन केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ये स्क्वायर है, ये 2 है, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, तो कुछ भी यूनिट नहीं होगा। इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या आएगा, 0 होगा। 0 मतलब नो यूनिट लिखा जाता है, 0 ऐसे नहीं लिखा जाता, नो यूनिट कहा जाता है। ओके, दूसरी एक रिएक्शन कंसिडर करते, हर रिएक्शन के लिए 0 नहीं होगा। दूसरी रिएक्शन देखो, मैं कंसिडर कर रही हूँ N2 गैस प्लस थ्राइस ऑफ H2 गैस, इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। यहाँ पे फॉर्म होगा ट्वाइस ऑफ NH3 गैस। ओके, चलो एक्सप्रेशन लिखते हैं। केसी के लिए क्या हो जाएगा, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3, उसका कोएफिशिएंट 2 है इसलिए ये स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 का कोएफिशिएंट 3 इसलिए ये क्यूब हो जाएगा। तो चलो वैल्यू पुट करते हैं, क्या होता है, मोल पर डीएम क्यूब, यहाँ पे है स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, मोल पर डीएम क्यूब, और यहाँ पे है मोल पर डीएम क्यूब का भी क्यूब है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर मोल। ये देखो यहाँ पे क्या होगा, ये ये 2 है और ये 3 है, तो ये एक कट जाएगा तो 2 रह जाएंगे। तो मोल का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, एंड डीएम क्यूब रेस टू कितना हो जाएगा, 6। तो इस रिएक्शन के लिए केसी का यूनिट क्या हुआ, यहाँ पे मोल पर मोल डीएम क्यूब रेस टू 6। तो ऐसे क्या है, ये जो केसी का यूनिट है डिपेंड्स ऑन रिएक्शन, क्योंकि ये केसी का एक्सप्रेशन कैसे आता है रिएक्शन वाइज, वैसे उसका यूनिट भी क्या होता है, चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा, डिड्यूस द यूनिट फॉर केसी फ्रॉम द अबो एक्सप्रेशन। तो क्या करना है, हमें यूनिट भी बताना है। तो क्या होता है, बेकिंग सोडा, इसका डिकम्पोजिशन ट्वाइस ऑफ NaHCO3, ये सॉलिड स्टेट में था, इक्विलिब्रियम फॉर्म कर रहा है, Na2CO3, ये भी सॉलिड स्टेट में है, CO2 गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, H2O भी गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, ये है इसका एक रिएक्शन। चलो केसी लिखते हैं, क्या होगा, केसी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2CO3 into concentration of CO2 into concentration of H2O upon concentration of NaHCO3, और इसका क्या होगा, स्क्वायर। बट ये भी सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में इसका 1 वैल्यू होगा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। तो केसी क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। सॉलिड स्टेट के लिए हम इक्विलिब्रियम की वैल्यू कितनी लेते, 1 लेते। यूनिट क्या हो जाएगा, फिर देखो ये होगा मोल डीएम क्यूब, ये भी क्या होगा, मोल डीएम क्यूब। तो हम क्या यूनिट लिख सकते हैं इसका यूनिट हो जाएगा मोल डीएम क्यूब स्क्वायर। ये होगा डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा का यूनिट होगा ये। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, ये सॉलिड था, ये सॉलिड था, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमने 1 पकड़ी, यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये दोनों 1 हो गए, तो सिर्फ इतने 2 वैल्यू आए, दोनों का यूनिट ये था। तो फाइनल यूनिट क्या हुआ केसी का फॉर दिस रिएक्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा कितना हुआ, मोल डीएम क्यूब स्क्वायर पर डीएम क्यूब स्क्वायर। चलो अभी हमें देखना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के? तो इस पे क्वेश्चन आता है व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? देखो सबसे पहला है द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये क्या होती है वैल्यू? इंडिपेंडेंट होती है किससे? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन पकड़ा जाता है? इक्विलिब्रियम का। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन किसका? रिएक्टेंट का एज वेल एज प्रोडक्ट का। तो ये जो इक्विलिब्रियम की वैल्यू है ये इन दोनों पे डिपेंड नहीं होती। इनिशियली आपके रिएक्टेंट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है या प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेंट्रेशन है उस पर डिपेंड नहीं होगी। कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगी? एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम रीच होता है तब आपके रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, इस पे ये डिपेंड होगी। दूसरी बात, ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इट इज़ टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो किस पे डिपेंड होगा? टेम्परेचर। तो ये क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू। टेम्परेचर पे ये वैल्यू डिपेंड होगी। तो Kc Kp क्या होंगे? चेंज होंगे। तो Kc और Kp ये चेंज हो गए अकॉर्डिंग टू चेंज इन टेम्परेचर। तो ये क्या हो गई? टेम्परेचर डिपेंडेंट वैल्यू है। थर्ड देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस इक्वेशन एट गिवन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर, अगर आपकी रिएक्शन बैलेंस है, पर्टिकुलर बैलेंस केमिकल रिएक्शन के बैलेंस्ड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए ये क्या होगा? वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? पर्टिकुलर होगी। तो ये वैल्यू फिक्स होगी, ऐसे भी कह सकते हो। पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन, हर एक के लिए नहीं। फोर्थ क्या है यहाँ पे? हायर द वैल्यू ऑफ Kc Kp। Kc या Kp की वैल्यू अगर हाई होती है तो इसका क्या इंडिकेशन होता है? मोर concentration of product form। तो हायर द वैल्यू ऑफ Kc और Kp मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज मोर टुवर्ड्स राइट साइड एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कौन सी तरफ मुड़ रहा है? राइट साइड में मुड़ रहा है अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो ये Kc और Kp की वैल्यू हमें इंडिकेट करते हैं। तो ये चार क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या है? कैरेक्टर। पहला कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कैसे लिखोगे? द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। कौन से कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होंगे? फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होते हैं, बट इक्विलिब्रियम के स्टेज में जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उस पर। दूसरा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों? Kc और Kp चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर रिवर्सिबल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस इक्वेशन एट अ गिवन टेम्परेचर। और लास्ट वाला होगा, हायर वैल्यू ऑफ Kc और Kp मीन्स मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट इज मोर टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड एंड वाइस वर्सा। अगर कम हुई तो लेफ्ट में होगी। तो ये चार क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो 2 मार्क के लिए पूछे तो ये 4 पॉइंट आपको आने चाहिए। नेक्स्ट देखो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के। तो एप्लीकेशन वैसे हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखने, सिर्फ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्या एप्लीकेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की? आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, मेंशन द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो क्या एप्लीकेशन है? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहाँ कहाँ यूज होगा? पहला, इन प्रेडिक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है या बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा है, ये हमें कौन बता सकता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता सकती है, Kc वैल्यू। दूसरा, टू नो द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है वो भी हमें यहाँ से पता लग सकता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू से। उसके बाद कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। इक्विलिब्रियम पे एग्जैक्टली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये भी हमें क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पता लग सकते हैं। एंड लास्ट वन, लिंक बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर देखा, 12th में हमें केमिकल काइनेटिक्स नाम का पूरा चैप्टर देखना है। तो इन दोनों को ये Kc की वैल्यू क्या करेगी? लिंक करेगी। केमिकल इक्विलिब्रियम
और केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या होगा, रिएक्शन का रेट सेम होगा। केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, काइनेटिक मतलब रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स से पता चलेगा। तो इन दोनों को लिंक करने का काम भी कौन करेगा, Kc की वैल्यू ही ये काम करती है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में 1 बाय 1 क्या करेंगे, अच्छे से डीप में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, छोटा टॉपिक था आज का। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।